हेलो स्टूडेंट्स। मानव के तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय चैप्टर के अंदर हम पिछले लेक्चर में तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ चुके थे कि न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है और किस तरह से उनमें आवेगों का संचरण किया जाता है। आज के लेक्चर में हम मानव के अंदर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो तंत्रिका तंत्र है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक पीएनएस पर्दीय तंत्रिका तंत्र। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो जो फर्स्ट इसकी हेडिंग है हमारे आज के लेक्चर की, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे शॉर्ट में हम सीएनएस भी बोल सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हमें पता है दो संरचनाएं आती है। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आएगा और मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है, जिनके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक तो मस्तिष्क आता है, दूसरा मेरुरज्जु आता है। अब हम मस्तिष्क या ब्रेन की बात करें तो ब्रेन की स्ट्रक्चर और कार्यों के बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यानी ब्रेन पर अभी भी अनेक रिसर्च चल रहे हैं, अनेक खोजें चल रही है, जिससे कि ब्रेन की पूरी स्ट्रक्चर को किस तरह से कार्य कर रहा है उनको जाना जा सके। सेकंड पार्ट, जो ब्रेन में सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसे ही हम प्रमस्तिष्क बलकुट भी कहते हैं, हिंदी में इसे प्रमस्तिष्क बलकुट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसे प्रमस्तिष्क बलकुट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमारा ब्रेन है बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। आगे पढ़ेंगे हम कौन कौन से काम सेरेब्रल कॉर्टेक्स या प्रमस्तिष्क बलकुट कंट्रोल करता है। अब जो ब्रेन है हमारा, वो एक तरह से इंटेलिजेंस, जो हमारी क्षमता है या हमारी बुद्धिमत्ता की जो क्षमता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। जब हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस पाई जा रही है वो ब्रेन के कारण पाई जा रही है। अब इसी से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है, उससे एक रिलेटेड आजकल एक वर्ड चल रहा है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से इंटेलिजेंस को डेवलप किया है, जो ह्यूमन बिहेवियर का या मानव के व्यवहार का अध्ययन कर सकती है। जैसे इसका एक हम एग्जांपल लें, जैसे हम किसी साइट पर, वेबसाइट पर, जैसे फ्लिपकार्ट साइट है, उस पर हमने एक बार कोई मोबाइल को सर्च किया और फिर हमने उसको देखकर और उसको छोड़ दिया। तो इसके बाद जब भी हम कोई अदर साइट खोलेंगे हमारे लैपटॉप में या फ़ोन के अंदर, तो हमें उस फ़ोन से रिलेटेड ऐड उस वेबसाइट पर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? इन साइट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। जो गूगल का जो नेटवर्क है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है, और वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करके और उसके अकॉर्डिंग ही उसे, उसकी जानकारी के अकॉर्डिंग ही उसे, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग ही उन चीज़ों को वो दिखाता है। और उस फ़ोन का ऐड, जिस फ़ोन को हमने फ्लिपकार्ट पर देखा था, उस फ़ोन का ऐड हमें जब तक दिखाई देगा तब तक कि हम उसे खरीद नहीं लेते हैं। यानी उन्हें ये भी पता रहता है कि खरीदा है नहीं खरीदा है, और हम जब तक उस फ़ोन को नहीं खरीदेंगे तब तक वो हमें ऐड वो दिखाई देगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक डिवाइस आती है एलेक्सा, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर देती है, तो उस एलेक्सा के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसके अंदर गूगल असिस्टेंट होता है। गूगल असिस्टेंट जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है, और उसके अकॉर्डिंग व्यवहार का अध्ययन गूगल असिस्टेंट के द्वारा किया जाता है।
तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। और ऐसी ही इंटेलिजेंस या पावर या कैपेसिटी हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर पाई जा रही है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो हम इंटेलिजेंट होते हैं वो ब्रेन के कारण होते हैं। मनुष्य और जीवों से ज़्यादा बुद्धिमान है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप कंडीशन में है, डेवलप्ड ब्रेन है। अन्य ऑर्गेनिज्म या जीवों से हमारा मस्तिष्क अधिक विकसित है, इसलिए हम अधिक बुद्धिमान हैं। तो इंटेलिजेंस की जो क्षमता है वो हमें ब्रेन से प्राप्त होती है। इसके बाद ब्रेन की स्ट्रक्चर में दो भाग होते हैं। जैसे ऊपर की हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन की स्ट्रक्चर में दो सेरेब्रल हेमीस्फेयर पाए जाते हैं। दो सेरेब्रल हेमीस्फेयर पाए जाते हैं। हिंदी में इन्हें हम बोल सकते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध। यानी जो ब्रेन दिखाई दे रहा है, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम पूरा ब्रेन। अभी एक बार सिंपल सा समझ लो, ये सेरेब्रम प्रमस्तिष्क वाला भाग है। तो हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर इस तरह के दो हिस्से हैं, एक दायां वाला, दूसरा होता है बायां वाला। तो इनको ही प्रमस्तिष्क गोलार्ध या सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ये दाईं साइड वाले और बाईं साइड वाले सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का कार्य एक तंत्रिकाओं के समूह के द्वारा किया जाता है। उस तंत्रिकाओं के समूह को हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। यानी ये दोनों हेमिस्फीयर कार्पस कैलोसम नामक संरचना द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों जो गोलार्ध है, आधा गोलार्ध दिखाया डायग्राम में हमने, एक हिस्सा इसी तरह का दूसरा हिस्सा होगा। तो दाईं साइड दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध या दायां सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, बाईं तरफ बायां सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य कार्पस कैलोसम नामक तंत्रिकाओं के समूह के द्वारा किया जाता है। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि ब्रेन के अंदर क्या है, इंटेलिजेंस की कैपेसिटी है। अभी तक पूरी जानकारी इसके बारे में प्राप्त नहीं हो पाई है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट भाग सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ये सेरेब्रम वाला जो भाग दिखाई दे रहा है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, दो होते हैं। दायां साइड जो मिल रहा है दायां सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बाईं साइड जो मिलेगा बायां सेरेब्रल हेमिस्फीयर। या इसी को हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं। और दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाली संरचना को कार्पस कैलोसम बोला जाता है। इसके बाद जो ब्रेन है उससे रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्रेन को एक अमेजिंग ऑर्गन बनाती है। अब वो कौन कौन सी बातें हो सकती है जो ब्रेन को एक अमेजिंग ऑर्गन बनाती है? सबसे पहली है, जो ब्रेन है वह एक प्रकार का एनर्जी हॉग होता है। अब एनर्जी हॉग शब्द का मतलब है इसके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का यूज किया जाता है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन मिल रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी का यूज ब्रेन के द्वारा किया जाता है। इसलिए ब्रेन या मस्तिष्क एक एनर्जी हॉग होता है, ज़्यादा एनर्जी का यूज ये कर रहा है, इसलिए इसे एक एनर्जी हॉग के नाम से इसको जाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को ये यूज में लेता है। सेकंड, हमारा जो बॉडी का वेट है या शरीर का जो वजन है, शरीर के वजन का 2% भाग ब्रेन का वजन होता है। टोटल जो वेट है उसका 2% जो है, वेट का 2% या शरीर के वजन का 2% ब्रेन का वेट या वजन होगा। यह हमारे शरीर में जितनी भी शुगर या शर्करा का यूज किया जाता है उस शुगर में से 25% शुगर या शर्करा का यूज ब्रेन करता है। जितनी भी ऊर्जा हम ले रहे हैं, भोजन जो खा रहे हैं, उसमें जो शर्करा है उस शर्करा में से 25%, 1/4 भाग कार्बोहाइड्रेट का यूज ब्रेन के द्वारा या मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ब्रेन या मस्तिष्क इसका यूज करेगा। थर्ड, जितनी भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं शरीर में
उसकी 20% ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन का उपयोग ब्रेन के द्वारा या मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो बॉडी के वजन का 2% वजन ब्रेन का होगा, 25% शर्करा का यूज करेगा और 20% ऑक्सीजन का यूज करेगा। अब इसी कारण क्या होता है, जब खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, किसी व्यक्ति को 2-3 दिन तक खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, वो भूखा है, तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं। चक्कर आने का रीज़न ये है, ब्रेन को पर्याप्त शुगर नहीं मिल पाती है, उसके पार्ट्स अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए व्यक्ति को चक्कर आ जाएंगे। ऑक्सीजन की यदि पूर्ति नहीं हो पा रही है शरीर में, किसी जगह पर ऑक्सीजन की कमी है, तो भी हमें चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोशी होने लग जाती है, क्योंकि ब्रेन के पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ब्रेन को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके कारण हमें बेहोशी या चक्कर वाली स्थिति दिखाई देती है। तो ये दूसरा गुण है, वजन बहुत कम है लेकिन उसके कंपैरिजन में शर्करा का यूज ज़्यादा कर रहा है, ऑक्सीजन का यूज ब्रेन के द्वारा ज़्यादा किया जाता है। तीसरा, जो हमारे शरीर का एक भाग है सेरेबेलम, अभी हम पढ़ेंगे आगे ये वाला भाग। सेरेबेलम जो भाग है, ये जैसे हम टिकल करते हैं, टिकल करने का मतलब होता है गुदगुदी करना, शब्द है एक टिकल, TICKLE। तो जो सेरेबेलम वाला जो ये भाग है, यह हमारे द्वारा खुद को गुदगुदी करने से रोकने का या गुदगुदी के प्रभाव को रोकने का कार्य करता है। सीधा सा इसका मतलब ये है कि हम खुद के यदि गुदगुदी करेंगे तो उसका हमारे ऊपर असर नहीं होगा, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति यदि टिकल या गुदगुदी करता है तो उसका हमारे ऊपर असर होता है। तो इसका रीज़न ये है कि खुद को टिकल करने से रोकने का काम जो है ब्रेन के सेरिबेलम भाग के द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति खुद को गुदगुदी नहीं कर सकता है, खुद के द्वारा गुदगुदी उत्पन्न होने से, गुदगुदी करने से कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होती है, और ये संवेदना उत्पन्न नहीं करने का कार्य ब्रेन के सेरिबेलम भाग के द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी सेरिबेलम एक ऐसा भाग है जो खुद को किसी व्यक्ति को गुदगुदी करने से रोकने का कार्य करता है। ये वाला पार्ट अभी आगे पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सेरिबेलम वाला पार्ट खुद को टिकल करने या गुदगुदी करने से रोकने का कार्य करेगा। फोर्थ, जो ड्रीम्स हम देखते हैं, जो सपने हम देखते हैं, ब्रेन के कारण होते हैं, लेकिन जो ड्रीम्स या सपने हैं वो अभी तक एक प्रकार की मिस्ट्री है। सपनों के बारे में अभी तक वैज्ञानिक पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। केवल इतना पता लगा है सपनों के बारे में कि सपने एक प्रकार से मेमोरी को रीअरेंज करने का तरीका होते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है, उस मेमोरी को रीअरेंज करने का तरीका सपने होते हैं। केवल इतनी जानकारी वैज्ञानिक जुटा पाए हैं। बाकी जो सपने हैं जो हम देखते हैं वो अभी तक एक मिस्ट्री है, उसका पर्टिकुलर रीजन क्यों आते हैं उनके बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अब इसके अंदर क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक स्लीप साइकिल पाया जाता है। जो स्लीप साइकिल है या सोने का जो चक्र है, वो स्लीप साइकिल होता है लगभग 90 मिनट का। जब हम सोते हैं तो एक स्लीप साइकिल चलता है। स्लीप साइकिल की जो मान है वो एक स्लीप साइकिल 90 मिनट तक चलता है। इन 90 मिनट में से 70 मिनट तो हम गहरी नींद में रहते हैं। 70 मिनट तक हमें गहरी नींद आती है, जबकि 20 मिनट हमारी आंखों में मूवमेंट होता है। यानी 90 मिनट का जो स्लीप साइकिल है उसमें रैपिड आई, उसमें 70 मिनट तो व्यक्ति गहरी नींद में सोता है, लेकिन 20 मिनट रैपिड आई मूवमेंट होता है। जो आंखें हैं, आंखें अंदर ही अंदर सोती हुई कंडीशन में भी आंखों में रैपिड आई मूवमेंट होगा, और इस 20 मिनट की अवधि में हमें सपने दिखाई देते हैं। यानी स्लीप साइकिल 90 मिनट का है, 90 में से 70 मिनट तक व्यक्ति गहरी नींद में सोता है। इसके बाद जो 20 मिनट है उसमें आंखों के अंदर मूवमेंट होगा, और उस मूवमेंट के कारण या
जो आंखों के अंदर, आइज के अंदर जो मूवमेंट है, रैपिड आई मूवमेंट है, उसके कारण सपने दिखाई देते हैं। और यही रीजन है कि सपनों का कोई सीक्वेंस नहीं होता है। पहले हमने कुछ सपना देखा है, उसके बाद हम दूसरे किसी और वस्तु से जुड़ा हुआ सपना देख सकते हैं, क्योंकि ये गैप पाया जाता है। जब 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर से वो अगला साइकिल शुरू होगा, तो 70 मिनट व्यक्ति गहरी नींद में रहेगा। तो सीधी सी बात, ये सपने अभी तक एक प्रकार की मिस्ट्री है। इनके बारे में अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि सपनों का पूरा रीजन, पूरा पर्टिकुलर साइंटिफिक रीजन का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इसके अलावा नेक्स्ट जो गुण ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है, ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर नहीं होते हैं। पेन रिसेप्टर या दर्द के ग्राही अंग जिन्हें हम बोलते हैं, वो ब्रेन में नहीं होते हैं। अब इसका मीनिंग ये है कि हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होगा, उसका पता ब्रेन लगा लेगा, उसकी सूचना हमें दे देगा। लेकिन ब्रेन के अंदर यदि खुद के अंदर दर्द होगा, तो उसका पता ब्रेन नहीं लगा सकता है। यदि हम जैसे ऊपर वाले भाग के अंदर कुछ चुभाएंगे, तो वो पता चल जाएगा, क्योंकि स्किन की लेयर है। लेकिन इस स्किन की लेयर को हटा दे, केवल जो ब्रेन वाला भाग लें, तो उस ब्रेन वाले भाग में यदि हम कील भी चुभाते हैं, तो उसका पता ब्रेन को नहीं लगता है। तो ब्रेन के अंदर जो पेन के रिसेप्टर हैं, दर्द के जो ग्राही हैं, वो ब्रेन के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ब्रेन से रिलेटेड है, मस्तिष्क से रिलेटेड है। पहला फैक्ट है एनर्जी हॉग है। 25% शर्करा, 20% O2 का यूज कर रहा है, ज़्यादा मात्रा में इसको एनर्जी चाहिए होती है। शरीर के वजन का 2% पार्ट है। खुद हमारे शरीर को हम खुद ही टिकल या गुदगुदी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको रोकने का कार्य सेरिबेलम भाग करता है। सपने अभी तक एक मिस्ट्री है, पूरी जानकारी इनके बारे में पता नहीं चली है। और ब्रेन के अंदर पेन के रिसेप्टर या दर्द के जो ग्राही है, वो नहीं पाए जाते हैं। मस्तिष्क खुद के अंदर होने वाले पेन को पता नहीं लगा सकता है, दर्द को पता नहीं लगा सकता है। तो ये थोड़ी नॉर्मल जानकारी थी कि ब्रेन या मस्तिष्क के बारे में कुछ फैक्ट्स उसके अंदर जो पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने अभी जानकारी प्राप्त की है। अब इसके बाद जो CNS है, वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दो प्रमुख भागों से बना है। एक भाग मस्तिष्क है, और इसका दूसरा भाग जो होता है वो मेरुरज्जु होता है। पहले हम मस्तिष्क को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद किसको पढ़ेंगे, मेरुरज्जु को। तो ब्रेन या मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कंप्यूटर में CPU होता है, उस तरह से ब्रेन या मस्तिष्क हमारे शरीर में केंद्रीय सूचना प्रसारण का कार्य करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। शरीर के अंदर होने वाली अधिकांश क्रियाएं जो हैं, उनको ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उन्हें ब्रेन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्रेन उन सभी सूचनाओं का संसाधन करता है, उनके अनुसार शरीर को क्रियाएं करने के लिए तैयार करता है। तो ब्रेन हमारे शरीर का एक केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, और यह आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। ऑर्डर देता है कि किसी अंग को कौन सा काम किस तरह से करना है, और एक नियंत्रण या कंट्रोल करने का यह काम करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि ब्रेन जो है हमारे शरीर का एक तरह से CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। पूरी क्रियाओं को कंट्रोल या नियंत्रित करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो ब्रेन CPU के समान कार्य करेगा। शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, बॉडी का नियंत्रण केंद्र है। आदेश और नियंत्रण तंत्र के समान ब्रेन या मस्तिष्क कार्य करता है। सेकंड पॉइंट, हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को ब्रेन के द्वारा या मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे शरीर के संतुलन में यह सहायक है। कार्य इसके क्या क्या हैं, ब्रेन के शरीर का संतुलन बनाना, जो बॉडी का जो बैलेंस है,
उसे बनाए रखने का काम ब्रेन करेगा। आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग भाग करते हैं, लेकिन अभी कंप्लीट ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो बॉडी का संतुलन या शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। प्रमुख अनैच्छिक अंग वो होंगे जिनकी क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे फेफड़े है, हृदय है, वृक्क है, इनकी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। सेकंड कार्य इसका अनैच्छिक अंग, जैसे एग्जाम्पल कौन से हैं, फेफड़े, किडनी या वृक्क, हार्ट। तो इन पर भी कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, ब्रेन के द्वारा किया जाएगा। ये सब मस्तिष्क के कंट्रोल में काम करते हैं। हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण जो है, टेम्परेचर का नियंत्रण भी ब्रेन करता है। हमें जो भूख और प्यास लगती है उसका नियंत्रण भी किसके द्वारा किया जाता है, ब्रेन के द्वारा किया जाता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं हैं या अंतःस्रावी जो तंत्र है हार्मोनों से संबंधित, उस अंतःस्रावी तंत्र का नियंत्रण भी ब्रेन या मस्तिष्क करेगा। मानव का जो व्यवहार है, जो व्यवहार हम दिखाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर जो है, मानव व्यवहार का नियंत्रण भी ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है। तो एक तरह से पूरी तरह से मनुष्य को कंट्रोल करने का कार्य करेगा। इन सबका यह एक नियंत्रण केंद्र होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, अनैच्छिक अंगों का नियंत्रण करता है, अनैच्छिक अंगों की क्रियाओं का, बॉडी के टेम्परेचर का नियंत्रण करता है, भूख और प्यास का नियंत्रण करता है, अंतःस्रावी तंत्र का नियंत्रण करता है, मानव व्यवहार का नियंत्रण भी मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। इनके अलावा विभिन्न जो क्रियाएं हैं, जैसे देखना है, सुनना है, बोलना है, मेमोरी जो है हमारी जो इंटेलिजेंस है, भावनाएं जो है, उन सभी को कंट्रोल या नियंत्रित करने का कार्य भी मस्तिष्क या ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो एक तरह से पूरी बॉडी का यह कंट्रोल सिस्टम है। पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य ब्रेन के द्वारा किया जाएगा। देखने की प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, बोलने की प्रोसेस को यह कंट्रोल करेगा, सुनने की प्रोसेस को यह कंट्रोल करेगा, जो भी भावनाएं पाई जाती है उन भावनाओं को नियंत्रित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग मस्तिष्क के द्वारा की जाती है। तो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन या अंग मस्तिष्क या ब्रेन होता है। इसके बाद जो हमारा मस्तिष्क है उसके अंदर कुछ एरिया पाए जाते हैं। जैसे जो ब्रेन की स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है, इस ब्रेन की स्ट्रक्चर में बहुत सारे एरिया उपस्थित होंगे और अलग अलग एरिया के द्वारा, अलग अलग क्षेत्र के द्वारा अलग अलग कार्यों को संपन्न ब्रेन के अंदर किया जाता है। जैसे हम ब्रेन के एक एरिया के नाम, जैसे फर्स्ट एरिया है ब्रोकाज एरिया। फर्स्ट एरिया है ब्रेन में पाया जाने वाला ब्रोकाज एरिया। अब ब्रोकाज एरिया पाए कहाँ जाते हैं उसका सिंपल सा बता देता हूँ। जो पूरा ब्रेन दिखाई दे रहा है इसमें अलग अलग जगह पर, जैसे यहाँ पर कोई एरिया होगा, यहाँ एरिया होगा, यहाँ कोई एरिया होगा, यहाँ एरिया होगा, यहाँ ब्रेन का एरिया होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। इस तरह से अनेक प्रकार के एरिया ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट जैसे ब्रोकाज एरिया है। ब्रोकाज एरिया हमारे जो बॉडी है उसमें बोलने से संबंधित क्रियाओं को कंट्रोल करता है। स्पीच जो हम बोल पाते हैं, वो बोल पाने की क्रिया का नियंत्रण, बोलते हैं हम इससे कंठ से, लेकिन इसको कंट्रोल करने का जो कार्य है वो ब्रेन के द्वारा किया जाता है। बोलते लैरिंग्स से है, साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसके प्रोडक्शन के अंदर या आवाज के उत्पादन के अंदर ब्रोकाज एरिया अपना फंक्शन करता है। लैंग्वेज किस तरह की है उसकी प्रोसेसिंग का काम ब्रोकाज एरिया के द्वारा किया जाता है। दूसरा एक होता है बर्निकेज एरिया। ये तो किससे संबंधित है, हमारी जो स्पीच है, बोलना या स्पीच से संबंधित जो एरिया है
ब्रोकाज एरिया होगा जो बोलने से संबंधित क्रियाओं को कंट्रोल करेगा। दूसरा होता है वर्निकेज एरिया। अब वर्निकेज एरिया का क्या काम है, वर्निक्स एरिया भी इसको बोल सकते हैं हम। वर्निक्स एरिया जो है वह समझने से संबंधित क्रियाओं को कंट्रोल करता है। यह जो एरिया है जो भी बोला गया है उसे समझने की क्रियाओं को कंट्रोल करेगा। भाषा के ज्ञान को कंट्रोल करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो पहला जो एरिया ब्रोकाज है बोलने की क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा वर्निक्स जो एरिया है उसके द्वारा समझने की क्रियाओं को कंट्रोल किया जाएगा। अब समझने का मतलब ये है जैसे कोई चीनी लैंग्वेज में हमें कुछ बोलता है तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेन का ये एरिया है वर्निक्स एरिया, ये उस क्रिया के लिए तैयार नहीं है। वो समझ नहीं पाता है क्योंकि हमने पहले कभी उस भाषा को सीखा नहीं है। ब्रेन के अंदर जो भी सूचनाएं आती है वो सीखने से आती है, तो ये तैयार नहीं है, इसलिए चीनी को हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हिंदी में यदि कोई बोल रहा है तो उसे हम आसानी से समझ लेंगे। तो सिंपल सा याद ही रखना है, बोलने की क्रिया को कंट्रोल करता है, ये समझने की क्रिया को, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, कंप्रेंशन ऑफ स्पीच को, क्या बोला जा रहा है उसको समझने के प्रयास में वर्निक्स एरिया जो है वो सहायता करता है। नेक्स्ट एक एरिया होता है ब्रेन में मोटर एरिया या चालक क्षेत्र भी इसको हम बोल सकते हैं। मोटर एरिया या चालक क्षेत्र बोला जाता है। मोटर एरिया जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स है या जो ऐच्छिक पेशियां हैं, इसके द्वारा ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण किया जाएगा। जो मोटर एरिया ब्रेन में पाया जा रहा है वह ऐच्छिक पेशियों के नियंत्रण में सहायता करता है। ऐच्छिक पेशियां हैं हाथ की पेशियां, हमको हाथ को ऊपर उठाना है उठा लेंगे, नीचे गिराना है गिरा देंगे, तो इसको कंट्रोल करने का काम मोटर एरिया करेगा। नेक्स्ट होता है सेंसरी एरिया। अब सेंसरी एरिया का क्या काम है, स्किन के जो सेंसेशन है, जैसे हमारी त्वचा पर कोई कीड़ा चल रहा है, चींटी चल रही है, वो कोई गर्म वस्तु लगी वो, कोई ठंडी वस्तु लगी वो, उनको कंट्रोल करता है। तो इसके द्वारा हमारे त्वचा की संवेदनाओं को, त्वचा की संवेदनाओं का नियंत्रण किया जाता है। उस एरिया को बोला जाता है सेंसरी एरिया के नाम से उसको जाना जाता है। इसके अलावा कुछ लॉब होती है, कुछ पालियां पाई जाती है। जैसे ब्रेन के अंदर सबसे आगे फ्रंटल लॉब मिलेगी, एक टेम्पोरल लॉब होती है, पैराइटल लॉब होती है। तो जो ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली फ्रंटल लॉब है, फ्रंटल लोब, ये एरिया ही एक तरह का, बस उसे एक विशेष नाम दिया गया है फ्रंटल, सामने की तरफ पाई जा रही है इसलिए फ्रंटल नाम दिया है। फ्रंटल लॉब जो है मूवमेंट को कंट्रोल करने का कार्य करती है, हमारे अंदर जो गति पाई जा रही है उसको कंट्रोल करेगी। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी समस्या के समाधान में फ्रंटल लॉब सहायक होती है, सोचने में सहायक होती है, व्यवहार में सहायक होती है। तो ये फ्रंटल लॉब जो है गति में, समस्या के समाधान में और थिंकिंग की जो क्रिया है या सोचने की जो क्रिया है उसके अंदर, और हमारा जो व्यवहार होता है उसको कंट्रोल करने में सहायक है। गति करने के दौरान समस्या समाधान, सोचना, व्यवहार को नियंत्रण करना, ये सारा फ्रंटल लॉब के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट होती है टेम्पोरल लॉब। अब जो टेम्पोरल लोब पाई जा रही है हमारे ब्रेन के अंदर, सुनने की क्रिया को कंट्रोल करती है और मेमोरी इसके अंदर होती है, जो भी हम याद करते हैं उसको इस लोब के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो इसका काम है एक सुनना, सुनने की क्रिया को कंट्रोल करना। दूसरा जो मेमोरी या याददाश्त है,
उसको कंट्रोल करने का कार्य भी टेम्पोरल लोब के द्वारा किया जाता है। ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले एरिया हैं, तो टेम्पोरल लोब जो है वो सुनने की क्रिया का या मेमोरी की क्रिया को कंट्रोल करने का कार्य करती है। इसके अलावा एक भाग होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हम पढ़ेंगे अभी आगे। पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क दोनों आपस में मिलकर ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। तो ब्रेन स्टेम क्या है? पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के मिलने से बनने वाली संरचना है ब्रेन स्टेम। होती क्या है? ये पश्चिम मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क और ये पश्चिम मस्तिष्क आपस में मिलकर इस ब्रेन स्टेम को बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं। और ब्रेन स्टेम श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है, हार्ट की रेट को कंट्रोल करता है, जो चेतना हमारे अंदर पाई जाती है उसको कंट्रोल करेगा। तो इसका काम है श्वसन का नियंत्रण। एक जो हार्ट की रेट है या हृदय दर जो है उसको नियंत्रित करने का काम ब्रेन स्टेम वाले भाग के द्वारा किया जाता है। एक होती है पैराइटल लोब, 8 नंबर के हम बोले पैराइटल लोब या पाली। जैसे थी ना फ्रंटल टेम्पोरल, वैसे ये कौन सी लोब पाई जा रही है? पैराइटल। ये पैराइटल लोब भाषा जो है उसको कंट्रोल करती है, ध्यान को और संवेदना को। इसके द्वारा भाषा, ध्यान, कंसंट्रेशन और जो संवेदनाएं हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। भाषा को कंट्रोल करेगी ये है, जो ध्यान है उसको कंट्रोल करेगी, और जो संवेदना होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट एक लोब होती है ऑक्यूपिटल लोब। ऑक्यूपिटल जो लोब है उसके द्वारा हमारी देखने की जो क्रिया है उसको कंट्रोल किया जाता है। देखना जो प्रोसेस है, उस देखने की प्रोसेस को ऑक्यूपिटल लोब के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। देखने से संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण यह लोब करेगी। एक भाग होता है इसमें सेरिबेलम, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, और जो सेरिबेलम भाग है इसके द्वारा हमारे शरीर के पोस्चर यानी हमारा जो सीधा खड़ा होना है उसको कंट्रोल किया जाएगा, बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल किया जाएगा, और जो मूवमेंट होते हैं हमारे शरीर में उनका कोऑर्डिनेशन किया जाता है। तो शरीर की स्थिति का इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बॉडी की पोजीशन या शरीर की स्थिति को यह कंट्रोल करता है। दूसरा, बॉडी का जो बैलेंस है उसे बनाए रखने का काम या शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करेगा, और जो मूवमेंट है उनमें समन्वय करता है। जो गतियाँ पाई जा रही है हमारे अंदर, जो गति हम करते हैं उन गति का समन्वय करने का काम यह अंग करता है। ब्रेन में पाया जाने वाला भाग है पश्चिम मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम, वो इन प्रोसेसेस को करेगा। बॉडी की पोजीशन को सही रखना, बैलेंस रखना, चलते समय हमारे शरीर के बैलेंस को बनाए रखने का काम इसके द्वारा किया जाएगा, और जो मूवमेंट जो हम कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेटिंग वे में हो, समन्वित रूप में हो, उस कार्य को सेरिबेलम के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। अनेक प्रोसेसेस को, अनेक क्रियाओं को ये सभी भाग इनका पोजीशन अलग अलग जगह पर हो सकती है, यहाँ पर, यहाँ कोई यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इस तरह के पार्ट्स बहुत सारे पाए जा रहे हैं, एरियाज पाए जा रहे हैं जो बॉडी के अंदर विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। अब इनके अलावा ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं सल्कस। ब्रेन के अंदर एक विशेष स्ट्रक्चर पाई जा रही है, संरचना, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सल्कस। अब सल्कस क्या है? जो लोब्स अभी हमने पढ़ी है जैसे पैराइटल, ऑक्यूपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, तो जब ये पालियां जिस स्थान पर आपस में जुड़ती है, ये पालियां जैसे इस तरह की पालियां हैं, ये पैराइटल,
ये फ्रंटल, तो ये जिस स्थान पर जुड़ेगी वहाँ पर एक खांच उपस्थित होगी। ये पाली जुड़ी, यहाँ खांच है, यहाँ एक और पाली, इस तरह से इससे एक और पाली जुड़ रही है, तो यहाँ भी एक क्या पाई जा रही है, एक दरार या खांच पाई जा रही है। तो दो पालियों के जुड़ने के स्थान पर जो खांच उपस्थित होती है, जो छोटा सा एक गर्त या गड्ढा उपस्थित होता है, उसे ही सल्कस के नाम से जाना जाता है। जो ब्रेन के अंदर दो पालियां आपस में जुड़ती है, जुड़ने के स्थान पर जो खांच पाई जाएगी, इस तरह की जो खांच या रिक्त स्थान होगा, उसे सल्कस कहते हैं। और दो प्रमुख प्रकार के सल्कस हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। होते अनेक प्रकार के हैं, लेकिन दो प्रमुख प्रकार के सल्कस पाए जाते हैं। एक होता है सेंट्रल सल्कस, फर्स्ट टाइप का जो है, सेंट्रल सल्कस कहलाएगा। और सेंट्रल जो सल्कस है उसे ही फिशर ऑफ रोलेंडो कहते हैं। इसे ही बोला जाता है फिशर ऑफ रोलेंडो। यानी बहुत सारी खांच है, जैसे 4-5-6 पालियां हैं, तो 5-6 हमारे अंदर सल्कस पाए जा रहे हैं। मेन एक है इसमें सेंट्रल सल्कस। इस सेंट्रल सल्कस को फिशर ऑफ रोलेंडो के नाम से जाना जाता है। एक होता है लेटेरल सल्कस, पार्श्वी है, सेंट्रल तो बीच वाली खांच, लेटेरल यानी साइड वाली, पास वाली जो खांच है या सल्कस है, उसको क्या बोला जाएगा, लेटेरल सल्कस। लेटेरल जो सल्कस है उसे फिशर ऑफ सिल्वियस कहा जाता है। इसे फिशर ऑफ सिल्वियस के नाम से जाना जाता है। और दोनों ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो नीट एग्जाम में या जो जिपमर का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछी जाती है कि फिशर ऑफ रोलेंडो क्या है या फिशर ऑफ सिल्वियस क्या है। तो सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है सल्कस क्या होता है। सल्कस का मीनिंग है जब ब्रेन के अंदर पालियां जुड़ती है तो उनके बीच में खांच पाई जाती है, उन खांच को हम सल्कस कहते हैं। अनेक प्रकार की खांच या सल्कस होती है, दो प्रमुख प्रकार है, पहला सेंट्रल सल्कस है, दूसरा लेटेरल। सेंट्रल सल्कस को फिशर ऑफ रोलेंडो भी बोला जाता है, लेटेरल सल्कस को फिशर ऑफ सिल्वियस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट एरिया थे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले, जिनके द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है, विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो ये ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले कुछ डिफरेंट क्षेत्र थे जो अलग अलग कार्यों को संपन्न करेंगे। इसके बाद जो मनुष्य का मस्तिष्क है या ह्यूमन जो ब्रेन है, वो एक बहुत ही कोमल अंग होता है, यानी शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक कोमल अंग है जो ब्रेन है। तो इसकी सुरक्षा के भी कुछ उपाय किए गए हैं। सबसे पहला तो क्या है उपाय, जो हमारा ब्रेन है वो अस्थियों के बने हुए एक ढांचे में उपस्थित होता है। हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा है जिसे हम फील कर सकते हैं ब्रेन पर हाथ लगाकर। एक ढांचा, अस्थियों का बना हुआ ढांचा पाया जाता है जिसे हम स्कल या खोपड़ी बोलते हैं। जो अस्थियों का ढांचा जो पाया जा रहा है ब्रेन के ऊपर ही ऊपर, अस्थियों का जो ढांचा होगा जिसके अंदर ब्रेन होगा, उस ढांचे को खोपड़ी बोला जाता है या स्कल भी इसे ही बोला जाता है। तो अस्थियों का ढांचा जो पाया जा रहा है उसे हम ब्रेन जिस अस्थियों के ढांचे में उपस्थित है उसे स्कल या खोपड़ी बोलेंगे। इसके अंदर यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।
इसके अलावा जैसे ये वाला जो ब्रेन दिख रहा है, इसके ऊपर चारों तरफ अस्थियों का ढांचा जो मिलेगा वो स्कल या खोपड़ी होगा, क्रेनियम बॉक्स उसे बोला जाता है, उसके अंदर वो पाया जाएगा। सेकंड, इस अस्थियों के ढांचे से जुड़ी हुई कुछ झिल्लियां होती है जो भी ब्रेन की सुरक्षा के लिए होती है। उन झिल्लियों को हम मेनिंजेज बोलते हैं। स्कल में जो झिल्लियां होंगी, स्कल की जो झिल्लियां हैं, उन झिल्लियों को मेनिंजेज बोला जाता है। कपालीय झिल्लियां भी इन्हें बोल सकते हैं, या मेनिंजेज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब ये जो 3 लेयर यहाँ हमने बना रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कपालीय झिल्लियां हैं। अब इन झिल्लियों का जो सीक्वेंस होता है, सबसे बाहर की तरफ इसमें जो झिल्ली मिलेगी उसे बोला जाता है ड्यूरामेटर। ये जो सबसे बाहरी झिल्ली हमको दिखाई दे रही है, इस झिल्ली को बोला जाएगा ड्यूरामेटर। इसके अंदर की तरफ बीच वाली जो झिल्ली है, यानी बीच में जो झिल्ली पाई जा रही है, उसे बोला जाता है एरेक्नोइड। और थर्ड जो झिल्ली है, अंदर आंतरिक जो झिल्ली पाई जाएगी, उस झिल्ली को बोला जाता है पायामेटर। तो इन झिल्लियों के नाम हमें याद रखने, तीनों को मिलाकर बोलेंगे मेनिंजेज। तीनों को मिलाकर मेनिंजेज बोलते हैं। सबसे बाहर ड्यूरामेटर है, बीच में एरेक्नोइड है, और अंदर की तरफ पाई जाने वाली पायामेटर है। इनका सीक्वेंस याद रखना है, DAP, डैप, यानी D सबसे बाहर है, A उसके बीच में, P सबसे अंदर की तरफ है। या ये बोल सकते हैं ड्यूरामेटर दूर वाली, जो ब्रेन है उससे दूर है, एरेक्नोइड बीच वाली है, पायामेटर पास वाली। तो ब्रेन के ऊपर पायामेटर है, उसके ऊपर एरेक्नोइड है, और उसके ऊपर ड्यूरामेटर है। ड्यूरामेटर सबसे बाहरी झिल्ली है, पायामेटर सबसे अंदर वाली है, एरेक्नोइड बीच वाली झिल्ली है। तो 3 प्रकार की झिल्लियां आपस में मिलकर मेनिंजेज का, कपालीय झिल्लियों का, कपालीय मेनिंजेज का निर्माण करेगी। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर सुरक्षा के लिए है। अब इनमें से जो सबसे पहली झिल्ली हमें दिखाई दे रही है, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर सबसे बाहरी झिल्ली होती है, मोटी झिल्ली होगी, और इसका निर्माण, ड्यूरामेटर जो झिल्ली है सबसे बाहरी है, दिखाई दे रही है, मोटी झिल्ली होती है। इसका निर्माण फाइब्रस संयोजी ऊतक और कोलेजन तंतुओं से होता है। यानी ड्यूरामेटर झिल्ली को बनाने वाली कौन कौन सी संरचनाएं, एक फाइब्रस संयोजी ऊतक, रेशेदार संयोजी ऊतक से, और कोलेजन तंतुओं से यह बाहर वाली ड्यूरामेटर झिल्ली बनी हुई होती है। और यह जो झिल्ली है, जो कपाल पाया जा रहा है, स्कल जिसको हमने बोला था हड्डियों का ढांचा, इसे ही हम कपाल भी बोलते हैं अस्थियों के ढांचे को, तो कपाल से जुड़ी रहती है। ड्यूरामेटर इसके जस्ट ऊपर कपाल मिलेगा, तो ड्यूरामेटर झिल्ली किससे अटैच रहेगी, जो हड्डियों का स्कल या ढांचा पाया जा रहा है उसके साथ यह अटैच होती है। यह क्रेनियम की अस्थियों से जुड़ी रहती है। जो हड्डियों का ढांचा है, इसका ही एक और नाम क्या है, क्रेनियम, हड्डियों का ढांचा। तो क्रेनियम की अस्थियों से यह झिल्ली ड्यूरामेटर जुड़ी रहती है। तो ड्यूरामेटर क्रेनियम की अस्थियों से जुड़ी रहती है। इसके बाद सेकंड जो झिल्ली है, उस सेकंड झिल्ली का नाम है एरेक्नोइड। बीच में दिखाई दे रही है, तो सीधा सा हमें याद रखना है कि जो एरेक्नोइड जो झिल्ली है वह मध्य वाली झिल्ली होती है। एरेक्नोइड जो लेयर या झिल्ली पाई जा रही है, मेनिंजेज पाई जा रही है, वो मध्य वाली झिल्ली है। बीच में दिखाई दे रही है साफ है, एरेक्नोइड मध्य वाली झिल्ली होती है, कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतुओं से बनी होगी। इसका निर्माण
कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतुओं से होता है। ये वाली जो झिल्ली है एरेक्नोइड, इसका निर्माण कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतुओं से होगा। तीसरी झिल्ली है जो अंदर ही अंदर पाई जा रही है, जिसे बोला जाता है पाया मैटर। थर्ड वाली लेयर, ये वाली जो दिखाई दे रही है, इस झिल्ली को क्या बोला जाता है? पाया मैटर। आंतरिक झिल्ली है, पतली होगी, मुलायम होगी, पारदर्शी होगी। अंदर ही अंदर वाली झिल्ली है, पतली, मुलायम और पारदर्शी होगी। और यह झिल्ली मस्तिष्क से चिपकी हुई पाई जाती है। ये जो पाया मैटर झिल्ली है, यह झिल्ली मस्तिष्क से चिपकी हुई पाई जाती है। जैसे ड्यूरा मैटर किससे चिपकी हुई थी? क्रेनियम की अस्थियों से। पाया मैटर जो है मस्तिष्क के जस्ट ऊपर है, तो उससे यह चिपकी हुई पाई जाती है। और इस झिल्ली के अंदर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। पाया मैटर के अंदर रुधिर केशिकाओं का जाल होगा। अब रुधिर केशिकाएं क्यों पाई जा रही है? क्योंकि ब्रेन को पोषण की और किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। रुधिर केशिकाओं का जाल रहेगा, इस जाल के द्वारा ही मस्तिष्क को, उसके साथ नीचे जुड़ी हुई संरचना है मेरु रज्जु को पोषण प्राप्त होता है और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तीन प्रकार की झिल्लियां हैं। सबसे पहली ड्यूरा मैटर, सबसे बाहर वाली जो क्रेनियम में हड्डियों का ढांचा है उससे जुड़ी हुई है। फाइब्रस संयोजी ऊतक और किससे बनी हुई होती है? कोलेजन तंतुओं से बनी हुई होती है। एरेक्नोइड बीच वाली झिल्ली है, कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतुओं से बनी होगी। पाया मैटर मस्तिष्क पर चिपकी हुई पाई जाती है। रुधिर केशिकाओं का जाल है इस झिल्ली के अंदर, प्रमुख रूप से रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जा रहा है। प्रमुख रूप से इसमें रुधिर केशिकाएं उपस्थित होंगी, तो उनके द्वारा इनको पोषण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पोषण दिया जाता है। तो मस्तिष्क इस प्रकार से एक तो स्कल से या क्रेनियम या हड्डियों के ढांचे के अंदर है। उस ढांचे के अंदर ड्यूरामेटर परत है। जो ड्यूरामेटर परत है वह उस अस्थियों के ढांचे या क्रेनियम से जुड़ी हुई है। ड्यूरामेटर के अंदर एरेक्नोइड परत मिलती है। एरेक्नोइड परत के अंदर पाया मैटर मिलेगी जो मस्तिष्क से अटैच रहेगी। ड्यूरामेटर क्रेनियम की अस्थियों से जुड़ी रहती है, पाया मैटर मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। और इन सभी के द्वारा मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इसके बाद जो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड है, ये ड्यूरामेटर दिख रही है, एरेक्नोइड दिख रही है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस या गुहा है, यानी ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच का स्थान सब ड्यूरल गुहा कहलाती है। ड्यूरामेटर एरेक्नोइड के बीच में जो रिक्त स्थान उपस्थित है उसे सब ड्यूरल गुहा के नाम से या सब ड्यूरल कैविटी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच का स्थान होगा, तो एरेक्नोइड व पायामेटर के बीच का जो स्थान, ये एरेक्नोइड परत और पायामेटर दो परतों के बीच का जो स्थान होगा उसे सब एरेक्नोइड गुहा कहते हैं। इसे बोला जाएगा सब एरेक्नोइड गुहा। तो दो तरह की कैविटी मिलेगी, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच जो मिलेगी सब ड्यूरल गुहा, सब ड्यूरल कैविटी कहलाएगी। एरेक्नोइड और पायामीटर के बीच जो रिक्त स्थान है उसे सब एरेक्नोइड कैविटी या गुहा के नाम से जाना जाता है। और इन गुहाओं के अंदर, दोनों गुहाओं के अंदर प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, इन दोनों गुहाओं में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है।
यानी ये जो गैप दिख रहा है इसके अंदर इन स्थानों में इस तरह का एक तरल या लिक्विड भरा रहेगा जिसे प्रमस्तिष्क मेरुद्रव या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये तरल मस्तिष्क की बाहरी चोटों से सुरक्षा करता है। ये जो तरल या लिक्विड पाया जा रहा है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यह मस्तिष्क को बाहरी आघातों से, बाहरी चोटों से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो इस तरह से मस्तिष्क को सुरक्षा दी जाती है क्योंकि यह हमारे शरीर का एक कोमल अंग है, बहुत ही ज़्यादा कोमल अंग है, इसलिए हड्डियों के ढांचे में है। हड्डियों के ढांचे के अंदर 3 परतें पाई जा रही है, स्कल की झिल्लियां हैं जिन्हें हम मेनिंजेस कहेंगे। इन सब प्रकार से ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम किया जाता है, ब्रेन को इनके द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये बाहरी से संरचना थी हड्डियों का ढांचा, उसके अंदर 3 झिल्लियां ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर पाई जाएगी। इसके बाद हम ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है उसकी स्टडी करेंगे कि ब्रेन का डिवाइडेशन कितने भागों के अंदर किया गया है। जो मस्तिष्क है उसकी संरचना को या मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों के अंदर बांटा गया है। ब्रेन या मस्तिष्क, इसको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है फोर ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन और थर्ड को बोला जाता है हिंड ब्रेन, या हिंदी में हम बोले अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन को बोला जाता है मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन को बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। तो 3 प्रमुख भागों के अंदर इसका विभाजन किया जाता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पहला भाग फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, दूसरा मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, तीसरा भाग हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क कहलाता है। ये फर्स्ट वाला भाग है अग्र मस्तिष्क, ये जो हमें दिखाई दे रहा है। ये सेकंड वाला भाग है मध्य मस्तिष्क और ये थर्ड भाग है जिसे पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन कहेंगे। अब फोर ब्रेन या जो अग्र मस्तिष्क है, यहाँ पर देखिए 2 भागों के अंदर विभाजित है, एक सेरेब्रम, एक थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों भाग आपस में मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करेंगे। यानी जो फोर ब्रेन है या अग्र मस्तिष्क है उसका आगे विभाजन 2 भागों के अंदर किया गया है। जैसे इसको हमने बांटा आगे, पहला भाग तो है इसका सेरेब्रम, सेरेब्रम को ही प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं, और दूसरा भाग इसका होता है डाइएनसेफेलॉन। और डाइएनसेफेलॉन में 2 संरचनाएं आती है। पहली संरचना थैलेमस और दूसरी संरचना होगी हाइपोथैलेमस। ये वाले भाग थैलेमस हाइपोथैलेमस को मिक्स रूप में या मिलाकर डाइएनसेफेलॉन कहते हैं। तो ये डाइएनसेफेलॉन और सेरेब्रम आपस में मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करेंगे। इसके बाद सेकंड है मध्य मस्तिष्क। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है मिड ब्रेन जिसे बोला जाता है। मध्य मस्तिष्क में भी 2 प्रमुख भाग हैं। पहले को बोला जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। पहला जो इसका भाग होगा, इसके पहले भाग को बोलेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मध्य मस्तिष्क का पहला भाग, इसमें अंदर होते हैं 4 पालियां होती है जिनकी हम आगे स्टडी करेंगे, उन्हें बोला जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दूसरा भाग होता है सेरेब्रल पेंडुकल, सेरेब्रल पेंडुकल।
इन दो भागों के अंदर मध्य मस्तिष्क को विभाजित किया गया है। प्रमस्तिष्क वृंतक भी इसे बोला जाता है। सेरेब्रल पेंडुकल को हम प्रमस्तिष्क वृंतक भी बोलेंगे। फिर तीसरा भाग है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है उसको भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। 3 भाग यहाँ दिख रहे हैं हमको। पहला भाग पॉन्स, इसके बाद फर्स्ट भाग है पॉन्स। पॉन्स को पॉन्स बैरोलाई भी कह सकते हैं, पूरा नाम इसका पॉन्स का होता है पॉन्स बैरोलाई। दूसरा इसका भाग होता है मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। और तीसरा इसका भाग होता है सेरिबेलम। ये तीनों भाग मिलकर पश्च मस्तिष्क का या हिंड ब्रेन का निर्माण करते हैं। तो ये मस्तिष्क की संरचना है जिसे प्रमुख रूप से 3 प्रमुख भागों में बांटा है। पहले अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा कहलाता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर है, ये सेरेब्रम वाला पार्ट या प्रेमस्तिष्क वाला पार्ट। दूसरा डाइएन्सेफेलॉन जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस आएंगे, ये अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, आगे वाला हिस्सा है। मध्य मस्तिष्क, ये वाली स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये है, इसमें 4 पालियां होती है जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहेंगे। एक डंठल की तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसे सेरेब्रल पेंडुकल कहेंगे। हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क के अंदर 3 संरचनाएं हैं। फर्स्ट संरचना पॉन्स है, दूसरी संरचना मेडुला ऑब्लांगेटा है और तीसरी ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे सेरिबेलम बोला जाता है। और इन सभी भागों के मिलने से ब्रेन का या मस्तिष्क का निर्माण होता है। 3 प्रमुख भागों के अंदर इसको विभाजित किया जाता है। अब इसके बाद जो हम सबसे पहले अग्र मस्तिष्क की स्टडी करेंगे, फिर मध्य मस्तिष्क की, और उसके बाद पश्च मस्तिष्क का हम अध्ययन करेंगे। पहले अग्र मस्तिष्क पढ़ना है हमें, फिर मध्य और लास्ट में पश्च मस्तिष्क को हमें स्टडी करना है।